हेलो एंड वेलकम टू आर स्मार्ट स्टडी सहारनपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जितनों ने भी अभी तक हमारा इंस्टाग्राम का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। एंड दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर में हम बेसिकली 2-3 टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से एक टॉपिक हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं। दैट इज द टॉपिक इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम मैनेजमेंट एज एन आर्ट लास्ट लेक्चर में हम पूरा कर चुके हैं। अब बचते हैं दो हमारे टॉपिक्स इसमें, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैनेजमेंट एज अ साइंस। जब हम मैनेजमेंट एज अ साइंस की बात करते हैं तो हमारे मन में वही सब टॉपिक्स आने चाहिए, वही सब ऐसे थ्योरी आनी चाहिए जो हमने 10th क्लास तक पढ़ी है, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट्स करते थे, जो उनके रूल्स रेगुलेशन थे। तो वैसे ही बहुत सारे लॉजिक्स की बात करते हैं हम जब साइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसके बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो इसके प्रिंसिपल्स है मैनेजमेंट के, वो कैसे हैं, साइंस की तरह है। दैट इज, जिस तरह साइंस के प्रिंसिपल्स, आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को ले लें, अगर एक बॉल को ऊपर फेंका जाए या एक पेंसिल को ऊपर फेंका जाए तो हमेशा नीचे ही आएगा। पूरे यूनिवर्स में बेसिकली जहां पे भी लॉ ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है वहां पे इसका रिजल्ट सेम ही आएगा। इसी तरह मैनेजमेंट में देखा जाए तो मैनेजमेंट के बेसिकली 5 फंक्शंस हैं। दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो जहां पे भी मैनेजमेंट का वर्क हो रहा है वहां पे ये 5 फंक्शंस आ जाएंगे और यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेकेंड है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जैसे साइंस में हमने देखा होगा, हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फिर जाके प्रिंसिपल्स बनते हैं, बट ऐसा मैनेजमेंट में नहीं है। मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स तो एक्सपेरिमेंट से बने हैं, बट कुछ प्रिंसिपल आर द सोर्स ऑफ बेसिस ऑफ विजडम ऑफ पीपल। विजडम मतलब जो बड़े लोग थे, जो उन्होंने पहले मैनेजमेंट बनाई, उनके कुछ एक्सपीरियंस से उन्होंने वो चीज कैलकुलेट करी, उन्होंने उस चीज के अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज से उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने उस टाइम के प्रिंसिपल्स बनाए। तो जरूरी नहीं है कि हर प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट का है उसमें एक्सपेरिमेंट हो। तो कहीं ना कहीं ये जो सेकंड पॉइंट है ये थोड़ा डाउटफुल हो जाता है कि ये पॉइंट पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हो पाता। थर्ड इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। जिस तरह साइंस को पढ़ने के लिए एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे है, प्रॉपर उसमें पूरा कोर्स है, इसी तरह मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए भी आज के टाइम पे एक सिस्टमैटिक कोर्स आ गया है, जिसे हम बोलते हैं एमबीए। उसका एक बैचलर कोर्स भी होता है जिसे हम बीबीए बोलते हैं। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं हमें एमबीए कोर्स सिखाता है कि हमें मैनेजमेंट में कैसे डील करना है, हमें मैनेजमेंट को कैसे सीखना है। बट एक छोटी सी बात है कि मैनेजमेंट जो डील करता है वो किससे डील करता है, ह्यूमन बीइंग्स के साथ। और ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो बहुत डायनेमिक होते हैं। डायनेमिक मतलब बहुत चेंजिंग, आज मूड कुछ और है, कल मूड कुछ और है। तो ह्यूमन बिहेवियर कभी नहीं समझा जा सकता। हो सकता है किसी घर में कोई प्रॉब्लम हो सकता है किसी घर में कोई अच्छी बात हो, तो कुछ भी अच्छा हो या बुरा हो सकता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट जो है वो डील कर रही है किसके साथ, ह्यूमन बीइंग्स के साथ। और ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर कैसा है, बहुत डायनेमिक। इस वजह से मैनेजमेंट जो है वो कंप्लीट साइंस नहीं है, बट क्या है, एक इनएग्जैक्ट साइंस है, एक इनकम्प्लीट साइंस है। प्योर साइंस नहीं है, पक्की तरह साइंस नहीं है, थोड़ा कच्चा पक्का। कुछ पॉइंट्स मैच करते हैं और कुछ पॉइंट्स मैच नहीं करते। इसको हम सोशल साइंस भी कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है। मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो सब के सब एक्सपेरिमेंट से नहीं बने हुए। कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ विजडम है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या है, इसके लिए आपको क्लास 11th में एक डिफरेंस था बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट का, बहुत सारे पॉइंट्स वही आएंगे इसमें। तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्या चीज है, कहते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन जो है उसमें कुछ पॉइंट्स वही वाले आते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम पे आपको मैनेजमेंट का कोर्स सीखना है तो कहीं ना कहीं आपके पास भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होना चाहिए, आपके पास एक वेल डिफाइंड नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास बीबीए एमबीए वाले कोर्स होने चाहिए। सेकंड आता है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री का मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई प्रोफेशनल बनना है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, ऐसे सीए बनना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे। बट मैनेजर बनने के लिए ऐसा नहीं है। एक इंसान जो बहुत साल से काम कर रहा है, उसके पास भले डिग्री ना हो, तो हम कह सकते हैं वो भी एक प्रोफेशनल बन जाता है, उसे आप मैनेजर रख सकते हो। क्यों, क्योंकि उसके पास बहुत एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह अगर आप समझो, फॉर एग्जाम्पल एक टीवी में न्यूज चैनल आता है इंडिया टीवी, उसमें एक पर्सन आते हैं रजत शर्मा जी। तो रजत शर्मा के लिए बोला जाता है बिना लॉ की डिग्री के वो एक एडवोकेट बन गए, आपकी अदालत में आते हैं। तो कहने का मतलब ये है ही डजंट हैव अ डिग्री, वो लॉयर नहीं है, वो प्रोफेशनल नहीं है, बट फिर भी वो कटघरे में खड़े करके लोगों को वहां पे सवाल पूछ लेते हैं। तो कहने का मतलब इसमें रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है प्रोफेशन में, बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है।
कोई भी इंसान बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन हिज पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट है प्रोफेशनल एसोसिएशन। जितने भी ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं वो प्रोफेशनली एसोसिएट बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समझोगे कि अगर एक लॉयर होगा तो उसे क्या बनना पड़ेगा, बार ऑफ काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर एक सीए होगा तो उसे आईसीएआई का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर डॉक्टर है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का आईएमए का मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसी तरह मैनेजर्स के लिए क्या है, ऑल इंडिया मैनेजर्स एसोसिएशन। बट इसमें आपको मेंबर बनना इट्स नॉट कंपल्सरी। तो अगर कंपल्सरी नहीं है कहते हैं कि ये पॉइंट भी इसमें वैलिड नहीं होता। नेक्स्ट आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं जो भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होगा वो कुछ एथिक्स निकालते हैं। एथिक्स आपने क्लास 7 पढ़ा होगा, कुछ वैल्यूज निकालते हैं, कुछ मॉरल्स निकालते हैं जो फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स के लिए होते हैं हिप्पोक्रेटिक ओथ। उस ओथ में क्या होता है कि आपको पेशेंट से पैसा कमाना नहीं है, आपको बल्कि उसकी मदद करनी। उसमें यह है कि आपको कुछ एथिक्स को फॉलो करना है, लाइक टाइम पे क्लिनिक खोलना है, अपने पेशेंट को पूरा डेडिकेशन के साथ आपको ट्रीटमेंट करना है, कोई भी अपने मन में लालच वगैरह के लिए काम नहीं करना, आपको पूरी के पूरी अपनी डेडिकेशन से उसके भले के लिए काम करना है। ये एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशन में तो होते हैं, बट मैनेजर्स के लिए बने तो हैं बट उन्हें फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, इसलिए ये पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं होता। नेक्स्ट आता है सर्विस मोटिव। ये मैनेजमेंट में और कहीं ना कहीं प्रोफेशन दोनों में कभी सेटिस्फाई हो जाता है, कभी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर्स का मेन एम क्या है, आपकी जान बचाना। तो डॉक्टर अगर आपको ठीक करता है और आपसे कुछ पैसे लेता है तो आपने जो पैसे दिए वो बहुत कम है और आपकी जान की वैल्यू बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर हैंड, एक मैनेजर भी यही सोचता है कि हम अपने कस्टमर्स को एक अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी दें, तो जितना उनसे पैसा ले रहे हैं उतने की क्वालिटी, उतने का प्रोडक्ट उनको प्रोवाइड करते हैं। बट ऐसे के साथ साथ वो ये भी देखते हैं कि उन्हें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिल जाए। तो प्रोफेशनल का मीनिंग क्या है, सर्विस देना, आपकी जान बचाना, आपको फायदा पहुंचाना। बट मैनेजमेंट का नेम है पैसा भी कमाना। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट थोड़ा सेटिस्फाई होता है, थोड़ा नहीं होता है। तो इस वजह से मैनेजमेंट भी जो है वो प्योर प्रोफेशन नहीं बनती, वो क्या बन जाती है, इनकम्प्लीट प्रोफेशन बन जाती है। सो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। सो कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन मीन्स टू कोप अप, टू बी ऑन अ सिमिलर स्टेट विद द अदर पर्सन। कि जैसा उसने कहा आपने मान लिया और जैसा आपने कहा उसने मान लिया। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एक सेम लेवल पे आना। तो कोऑर्डिनेशन को यहाँ पे मैनेजमेंट के बेसिस पे क्या कहेंगे, इट इज अ फोर्स दैट इंटीग्रेट्स ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कि एक फोर्स है, फोर्स मतलब एक पावर है, एक एनर्जी है जो सभी फंक्शंस को आपस में इंटीग्रेट करके रखती है। इंटीग्रेट मतलब जोड़ के रखती है। आप देख सकते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको आपस में किससे जोड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन ने जोड़ा हुआ। अगर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जैसे एक मोतियों की माला होती है, तो मोती जो होते हैं सब आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं। कैसे जुड़े रहते हैं, एक धागा होता है बीच में, एक थ्रेड होता है। तो वो थ्रेड क्या है, एक तरह से कोऑर्डिनेशन है। और मोती क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। जब तक वो धागा रहेगा तब तक वो सारे मोती इकट्ठे रहेंगे। अगर वो धागा टूट गया तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं सब मोती बिखर जाएंगे, सारी मैनेजमेंट बेकार हो जाएगी। तो वैसे तो कई लोग ये कहते थे कोऑर्डिनेशन भी एक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, बट फंक्शन नहीं है वो। कोऑर्डिनेशन क्या है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मतलब जैसे आप कभी केक वगैरह खाए उसमें एसेंस डलता है, एक फ्लेवर डलता है, एक फ्रेग्रेंस आती है उससे। तो यहाँ पे भी क्या है, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फ्लेवर है, एक फ्रेग्रेंस है, किसकी, मैनेजमेंट की, जो बाकी सब चीजों को पूरा करती है। तो कहते हैं ना कि लास्ट में फिनिश अप वाली बात होती है, टच अप वाली बात होती है। तो फाइनल टच कौन देता है, कोऑर्डिनेशन ही देता है। अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मान लो प्लानिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम कर लिया बट ऑर्गेनाइजिंग जो डिपार्टमेंट था या ऑर्गेनाइजिंग का फंक्शन था वो पूरा नहीं हो पाया, तो काम कभी नहीं हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन दोनों के बीच में चाहिए। इसी तरह इससे कुछ फीचर्स है और कुछ उसकी इंपॉर्टेंस है। फीचर्स काफी सारे मिलते जुलते हैं, किससे, मैनेजमेंट से। फर्स्ट पॉइंट आता है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट का मतलब क्या है, जोड़ना। देखो कंपनी एक बंदे का काम तो है नहीं चलाना, कम से कम कुछ लोग चाहिए, वो लोग मिलकर क्या बनते हैं, ग्रुप। तो जब ग्रुप काम करेगा वो सब हो सकता है अलग अलग डायरेक्शन में काम करे, हो सकता है वो अलग अलग तरीके से काम करे, बट उन सब लोगों को तरीकों को या उन सब लोगों के काम को एक साथ जोड़ के रखना कौन जोड़ता है, वो कोऑर्डिनेशन जोड़ता है। नेक्स्ट आता है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब क्या है, यूनिटी का मतलब इकट्ठा करना। तो वही इंटीग्रेट वाली बात है, सभी के एक्शंस को इकट्ठा कर देता है कौन, कोऑर्डिनेशन। सभी डिपार्टमेंट्स के सभी लोग जो वहां काम कर रहे हैं उन सबके काम को एक साथ इकट्ठा जोड़ देता है, वो क्या बन जाता है, यूनिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये बिल्कुल सेम वही पॉइंट है कि अगर मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है
क्योंकि बिजनेस चलता रहेगा तो मैनेजमेंट चलती रहेगी, मैनेजमेंट चलेगा तो उसके पांचों फंक्शंस चलेंगे, और जब उसके पांचों फंक्शंस चलेंगे तो बीच में कोऑर्डिनेशन भी हमेशा चलता रहेगा। दैट इज इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट आता है परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब क्या था? प्रेजेंट एवरीवेयर। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, कंपनी चाहे बड़ी हो कंपनी चाहे छोटी हो, कोऑर्डिनेशन तो सबको चाहिए। पांचों फंक्शन मैनेजमेंट के हर जगह लगेंगे, जब लगेंगे तो कहीं ना कहीं आपस में वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो कंपनी चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, डिपार्टमेंट चाहे प्लानिंग का हो चाहे प्रोडक्शन का हो, सब जगह इसकी जरूरत पड़ती है। दैट इज इट इज अ परवेसिव फंक्शन। नेक्स्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ये मजबूरी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको समझना है, फर्क होता है मजबूरी, कहता है हमारी मजबूरी है, दैट इज लाइक वी आर बाउंड टू, हमें मजबूरी में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसके बिना काम हो ही नहीं सकता। दैट इज द अटमोस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको चाय बनानी हो, चाय पत्ती नहीं है आपके पास, तो आप चाय नहीं बना सकते। कहने वाले बच्चे ये भी कह रहे हैं सर हम कॉफी बना लेंगे, बट उसके लिए भी तो कॉफी पाउडर चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सोच है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड नेक्स्ट आता है डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन मतलब ये बाय चॉइस नहीं होता, इट इज इंटेंशनल। डेलिब्रेट मतलब जानबूझ के। तो आपको ये परफॉर्म करना है, और ये तभी हो सकता है जब आप इसे अप्लाई करोगे। ऐसा नहीं है ये बाय चॉइस कि आप देख लो, सोच लो, जब आपको मन करे वो लगा लो, नहीं। सो इट्स लाइक अ डेलिब्रेट फंक्शन। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये कहां पे, कैसे, किस स्टेट में लग सकता है। लगेगा जरूर, अप्लाई होगा, कंपल्सरी कह लो या आपके लिए कह लो, या आपको बाय चॉइस नहीं, आपको लगाना ही लगाना है। तो इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन जो आपको अप्लाई करना ही होगा। नेक्स्ट आता है इसकी इंपॉर्टेंस। वैसे तो ये जो पॉइंट्स हैं ये नेक्स्ट चैप्टर में जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है उसमें आके और क्लियर हो जाएंगे, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, समझा देता हूं कि क्या है। तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है कि कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं और सब कामों को हिस्सों में बांट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग का अलग, प्रोडक्शन का अलग, परचेज का अलग, फाइनेंस का अलग, सेल्स का अलग, पैकिंग का अलग, एंड ऑल दैट। तो अब एक इंसान को एक काम दे दिया तो सब पहले काम बांट दिया। जब हम काम बांट देंगे तो उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो आप क्या बन जाओगे? फंक्शनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब आपको एक काम मिल गया और आपको पता है आपको रोज सेम ही काम मिलेगा इसी तरह का, और ज्यादा भी मिलेगा कम भी मिलेगा, बट तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, तो हो सकता है मैंने एक बार स्कूल में पढ़ाई, हो सकता है एक बार यूट्यूब पे पढ़ाई, हो सकता है एक बार ट्यूशन में पढ़ाई, हो सकता है एक बार होम ट्यूशन में पढ़ाई। तो डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन की फंक्शनल डिफरेंशिएशन कहते हैं कि हर इंसान को जो काम मिला है, फॉर एग्जांपल मेरा काम बिजनेस ही को लिमिटेड हो गया, अब उस काम को मैं रिपीटेड बेसिस पे कर रहा हूँ पिछले 10 साल से। अगर एक साल में 4 बार या 5 बार पढ़ाई है, एक बार रिवीजन बैच में पढ़ाते हैं, तो एक साल में 5 बार पढ़ाई है तो 10 सालों में 50 बार पढ़ा दी है। तो एक चीज को अगर 50 बार कर लोगे, पूरी बुक को 50 बार पढ़ लोगे, तो वो किताब याद हो जाती है। तो टेक्निकली वही हाल है, स्पेशलाइजेशन उसी से आती है कि एक ही चीज को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हम उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे, और जब हम उससे स्पेशलाइज होंगे, जब हम उस काम में परफेक्ट हो जाएंगे, तो हमारे क्या होगा? ग्रोथ इन साइज भी होगी। साइज फिजिकली नहीं, फॉर एग्जांपल हम कंपनी की बात करते हैं, हो सकता है कंपनी की पहले एक ब्रांच हो फिर 2 ब्रांच हो जाए। फॉर एग्जांपल वक्त के साथ हमने देखा हमारी एक ब्रांच अंबाला रोड पे थी, तो हमने दूसरी ब्रांच मेनस्ट्रीम कंपाउंड में खोली। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ जब काम बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो ग्रोथ इन साइज ही कहलाता है। सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, चैप्टर नंबर 1 इज ओवर। सो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, please do like, share and subscribe and do comment whether it is good or bad, and definitely you will get a better content and knowledge. Thank you. Have a good day.